आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के यूजफुलनेस को। यानी कि सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट की, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होगी, यानी कि पहले से तयशुदा कॉस्ट होगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसी टारगेट कॉस्ट होंगी जो कि शुड इनकर होनी चाहिए, यानी कि इनकर होनी चाहिए अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस के। जब ऑपरेटिंग कंडीशंस नॉर्मल हों तो ये वाली कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये जो कॉस्ट उस टाइम इनकर हो रही होगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। अगर इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझे और हम ये कहें कि हमारा एक यूनिट बनाने के लिए, यूनिट हमारा कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज हम कप लेते हैं कि एक कप बनाने के लिए अगर हमारा 100 रुपया लगना चाहिए आने वाले दिनों में या आने वाले ऑपरेशंस में, तो वो हमारा 100 रुपया स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत जरूरी, वो ये कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ये हमेशा पर यूनिट बेसिस के ऊपर होती है, यानी कि एक यूनिट के लिए कैलकुलेट की जाती है। या यूनिट से मुराद कुछ भी हो सकता है। अगर कप बना रही है कोई कंपनी तो एक कप के लिए जो कैलकुलेट करेगी, अगर कोई गारमेंट की फैक्ट्री शर्ट्स बनाने के लिए पर यूनिट कैलकुलेट करती है या स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करती है, तो वो जो एक शर्ट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेगी वो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी। अब इसके बाद अ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो जी कोई भी प्रोडक्ट होगी तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इन तीन चीजों के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी या इनके ऊपर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहाँ जिस तरह हमने ऊपर देखा था ये ₹100, अगर एक कप की हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लिया है तो इस ₹100 के अंदर हमारा डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की भी कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है जिससे आउटपुट बनती है, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट काम कर रहा होता है उस आउटपुट को बनाने के लिए वो डायरेक्ट लेबर, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट की कॉस्ट होती है, यानी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही होती प्रोडक्ट बनाने के अंदर लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होती हैं। तो इन तीनों की जब कॉस्ट ऐड होगी तब हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जिस हमने पहले की बताई कि वो पर यूनिट बेसिस के ऊपर ही होती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जी डायरेक्ट मटेरियल की अगर हमारे कॉस्ट 50 हो, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर हमारे पास 20 हो जाए तो ये पूरा जो हमारे पास बनता है 50 + 30 + 20, ये हमारे पास ₹100 आ जाते हैं, जो कि उस एक कप जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं उसकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर आ जाती है। अब अगर हम कहते हैं कि ये जो कंपनी जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वो कप बना रही है, उसने अगर पूरे आगे आने वाले पूरे साल में या पीरियड के अंदर उसने 1000 कप बनाने हैं तो उसकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट उसकी हो जाएगी, वो कितने कप बना रही है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 1000 कप्स बना रही है, यहाँ पे हम 1000 भी लिख देते हैं और साथ में कप्स भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ₹100 जो एक कप बनाने की कॉस्ट हमने स्टैंडर्ड सेट की है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी टोटल कॉस्ट रुपीज, अगर 100 और 1000 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1 लाख रुपीज आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो साल के शुरू में कंपनी ये कह रही है कि हम अगर 1000 कप बनाएंगे तो और एक कप बनाने के ऊपर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपीज आएगी, तो टोटल जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1 लाख रुपीज की। और ये जो 1 लाख रुपीज अब हमारे पास आंसर आ गया है, ये उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी या बजटेड कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि साल खत्म हो गया, 1000 कप बन गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो उसके ऊपर टोटल खर्चा हुआ वो हुआ है रुपीज उसका, लेट्स सपोज हमारे पास हुआ 1,10,000 का। तो ये क्या उसका खर्चा है? ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। जब हम एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनके दरमियान अगर कोई फर्क है, कितना फर्क है, यहाँ पे अगर 110 है और यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे रुपीज हमारे पास कितने का फर्क आ जाता है? 10,000 का। तो ये जो 10,000 का फर्क आया है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट का वेरिएंस कहलाता है, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल में हमारा खर्चा हुआ है इनके दरमियान जो फर्क हुआ है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। और ये हम किसके लिए सेट कर रहे थे? कॉस्ट के लिए, कि हमारा टोटल खर्चा कितना होगा, तो इसलिए ये कॉस्ट वेरिएंस कहलाएगा।
स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर यूज हो रही होती है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे बनी बनाई चीजें खरीद के बेची नहीं जाती, बल्कि पहले चीजों को बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिनिश गुड बना के उसको बेचा जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया जाता है। अब अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के यूजफुलनेस की बात करें, यानी कि ये किस जगह पे इस्तेमाल हो सकती है, तो वो हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर हमने ऐड डाउन किए हैं कौन कौन सी चीजें जी, कि ये बजटिंग के अंदर भी यूज हो सकती है, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए भी, प्राइस फार्मूलेशन और इन्वेंट्री कॉस्टिंग के लिए भी यूज हो सकती है। अगर हम बजटिंग के लिए देखें और हम ये कहें कि जी ये कंपनी अज्यूम करके कप बनाने वाली है, कि जिस तरह हमने एग्जांपल पहले ली थी कि वो कह रही है कि 1000 कप भी उसने बनाने हैं पूरे साल में या पूरे पीरियड के अंदर, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी जो बजटेड एक्टिविटी है उसको। तो उसके पास क्या आ जाएगी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी या बजटेड कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि वो इस 1000 कप के लिए अपना बजट बना सकती है स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कॉस्ट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। वो कैसे लिखा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने कहा था कि हमारा खर्चा होना चाहिए 1 लाख रुपीज, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया 1,10,000। इसका मतलब है 10,000 रुपीज का फर्क आ गया। अब जो वेरिएंस एनालिसिस वाला डिपार्टमेंट होगा वो ये देखेगा कि ये जो 10,000 रुपए की कॉस्ट ज्यादा लगी है ये किस वजह से लगी है, वो उस वजह को ट्रेस किया जाएगा और उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइस फार्मूलेशन के लिए भी यूज होती है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है जो स्पेसिफिक कप बनवाना चाह रहा है, तो हमें पता है कि जी उसको कप बनाने के लिए हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कितना खर्चा है, लेबर का कितना और ओवरहेड का कितना खर्चा होता है। तो उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्जिन इस 100 रुपीज के अंदर ऐड करके उसको बता सकते हैं कि जी हम आपको एक कप कितने का देंगे, तो जो जितने टोटल कप उसको चाहिए होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर के साथ, तो हमारे पास टोटल की प्राइस आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम अपने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग को देखना चाहें तो उसको भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और इसके यूजफुलनेस क्या है।